दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 27 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हांगकांग की हाई राइज में लगी भारी आग, 44 मौतें, सैकड़ों लोग लापता। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास बड़ा हमला, ट्रंप ने बताया टेरर अटैक, हाई अलर्ट पर मुल्क। ईरान की IRGC का बड़ा नुकसान, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म किया गया डिक्लेयर। आयतुल्लाह खामेनेई के सलाहकार का ऐलान, कहा हिजबुल्लाह लेबनान के लिए रोटी पानी से ज्यादा जरूरी। लेबनानी सरकार बोली हद में रहो। और गजा में हुआ एक बड़ा खुलासा, हमास ने माना रफा के टनल्स में फंसे हैं उसके दर्जनों फाइटर्स, सेफ रास्ता मांगा। शुरुआत करते हैं शो की हांगकांग से, जहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाई राइज बिल्डिंग्स में बड़ी आतिशी तबाही हुई है। कम से कम 44 लोग मारे गए हैं, 279 लापता बताए जा रहे हैं। हांगकांग के ताइपो जिले में बुध की दोपहर लगी आग अब भी सुलग रही है। 44 जिंदगियां ये आग छीन चुकी है, एक इसमें फायर फाइटर भी शामिल है। 279 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। SCMP की रिपोर्ट के मुताबिक आग एक 8 इमारत वाले रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी। इस कॉम्प्लेक्स में लगा, आप देख रहे होंगे बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, 8 इमारतें थीं। इसमें 1900 से ज्यादा अपार्टमेंट हैं। रेनोवेशन के लिए लगी जो बांस की बैम्बू की स्कफ फोल्डिंग थी, उसने आग को तेजी से फैला दिया। 45 लोग अस्पताल में क्रिटिकल हालत में हैं। लगभग 4000 लोग इस कॉम्प्लेक्स में रहते थे। अब ये कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से अफरा तफरी में बदल गया है। 7 में से 3 इमारतों में आग काबू कर ली गई है, जबकि 4 में फ्लेम्स अब भी उठ रही हैं। लोकल फायर डिपार्टमेंट के 26 फायर टीम्स अब भी ऑपरेशन में जुटी हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल घर व्हाइट हाउस के पास एक बड़ा जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद वॉशिंगटन शहर अलर्ट पर है। अमेरिका की दारुल हुकूमत, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई है, जिसमें US नेशनल गार्ड के 2 सिपाही सीरियस तौर पर जख्मी हो गए। वॉशिंगटन की मेयर मरियल बाउजर ने टारगेटेड शूटिंग बताया है इस पूरे मामले को, और कहा है कि हमलावर एक ही था जिसे पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। मोटिव क्या था हमले का, अभी इसका कोई सुराग नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सीधा टेरर अटैक कहा है। यह इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब पूरे अमेरिका में ट्रंप का क्राइम क्रैकडाउन पहले ही बहुत ज्यादा विवादों में है। अगली खबर भी इसी जमीन से जुड़ी हुई है। व्हाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड सोल्जर्स को गोली मार दी गई और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साफ साफ एक्ट ऑफ टेरर बताया। ट्रंप के मुताबिक तालिबान से भागकर आया एक अफगान शख्स इस हमले का संदिग्ध है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। हमले में जख्मी दोनों सिपाही, जिन्हें ट्रंप ने मुल्क भर में शुरू की गई मिलिटराइज एंटी क्राइम डिप्लॉयमेंट का हिस्सा बताया, अब भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि हालात बेहद नाजुक हैं। इस वाक़ये ने एक साथ 3 बहसों को फिर से आग दे दी है दोस्तों। पहली ये कि इंटरनल मिलिट्री तैनाती, दूसरा इमिग्रेशन और तीसरा अफगान जंग की अमेरिकी विरासत। ईरान की IRGC के लिए आज काला दिन है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सीधा और सबसे सख्त वार किया है। फॉरेन मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, पेनी वोंग, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि IRGC अब ऑफिशियल तौर पर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। ये फैसला एक ताज़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा है कि IRGC ने ऑस्ट्रेलिया की यहूदी कम्युनिटी पर अटैक प्लान किए और करवाए। याद रखिए दोस्तों कि अगस्त में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार खुलकर कहा था कि सिडनी और मेलबर्न में एंटी सेमेटिक यानी यहूदी विरोधी आगजनी की 2 वारदातों के पीछे ईरान का हाथ था, जबकि ईरान ने इससे हमेशा इनकार किया। और अब इस पूरे जलजले के बीच कैनबरा यानी ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान के एम्बेसडर को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया है कि निकल जाओ। ये वर्ल्ड वॉर II के बाद पहली बार हो रहा है। ईरान के लिए ये सिर्फ डिप्लोमेटिक झटका नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा और भारी नुकसान है, क्योंकि IRGC के ऊपर दहशतगर्द तंजीम होने का एक के बाद एक ठप्पा लगता जा रहा है। कनाडा भी ऐसा फैसला कर चुका, अमेरिका तो कब का, और अब ऑस्ट्रेलिया। तो ईरान की IRGC के लिए ये एक बुरा दिन है। ईरान ने एक बड़ा इशारा दे दिया है कि हिजबुल्लाह के बिना लेबनान के वजूद का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी हिजबुल्लाह की हिफाजत के लिए ईरान की तरफ से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि बात तो हिजबुल्लाह के वजूद पर आ चुकी है। हथियार छीन लिए गए तो हिजबुल्लाह खत्म। और ये ईरान का ऐलान उस वक्त सामने आया है जब लग रहा है कि इसराइल और लेबनान किसी भी वक्त एक नई जंग में उलझ सकते हैं।
ये जंग हिजबुल्लाह के वजूद की आखिरी जंग हो सकती है। ये ऐलान आयतुल्लाह खामेनेई के साथ हर रोज बैठने वाले शख्स ने दिया है, लिहाजा इसकी अहमियत को कम समझना बेवकूफ़ी होगी। खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी सलाहकार अली अकबर वलायती ने एक इंटरव्यू में कहा कि हिजबुल्लाह का वजूद लेबनान के लिए रोटी पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी लोग रोटी और पानी को तर्क तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वलायती ने ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से कहा कि इसराइल की कब्जा खोर हरकतों और हमलों के सामने हिजबुल्लाह ही लेबनान की असली सिक्योरिटी है। लेबनान ने इस बयान को सीधी दखल अंदाजी बताया और खुलकर नाराज़गी जताई। बीते महीनों में लेबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह को निहत्था करने की बात कर रही है, जिसे ईरान पहले ही अमेरिका और इसराइल की मर्जी के आगे सरेंडर करार दे चुका है। हालांकि ईरान की तरफ से आई इन हिदायतों पर लेबनान की हुकूमत कह रही है कि ईरान को अपनी हदों में रहना चाहिए और हमारे इंटरनल मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अब गजा से एक बड़ी खबर आई है, उसे समझ लीजिए, देख लीजिए। हमास ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर यह तस्लीम कर लिया है कि उसके दर्जनों लड़ाके रफा के टनल नेटवर्क में, रफा के सुरंगी नेटवर्क में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इसराइली फौज ऊपर बड़े ऑपरेशन कर रही है। बुध की रात जारी स्टेटमेंट में हमास ने मीडिएटर मुल्कों पर प्रेशर डालने की अपील की कि वो हमास को इसराइल से सेफ रास्ता दिलवाएं ताकि उसके लोग वापस लौट सकें दूसरी जगहों पर। इससे पहले इसराइल की आर्मी ने कहा था सीज फायर के बाद कि पिछले एक हफ्ते में 20 से ज़्यादा हमास के फाइटर्स सुरंगों से भागने की कोशिश में मारे गए और 8 को हमने पकड़ लिया। ये दावा किया आईडीएफ ने। हमास ने कहा है कि हम इसराइल को अपने फाइटर्स के कत्ल का पूरा जिम्मेदार मानते हैं और मीडिएटर मुल्क इस मामले में फौरन दखल दें जिन्होंने सीज फायर करवाया था। ये कैसा सीज फायर है? इसराइली मीडिया हफ्तों से रिपोर्ट कर रहा है कि 100 से 200 हमास फाइटर्स रफा की उन टनल्स में फंसे हैं जो अब इसराइल के कंट्रोल वाली येलो जोन में आते हैं। सीज फायर के बाद इसराइल ने साहिली इलाकों से पीछे हटकर सो कॉल्ड येलो लाइन तक अपनी पोजीशन फिक्स की थी। ये वही इलाका है जहां ये टनल्स आती हैं, ये सुरंगें आती हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने भी मियामी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफा में फंसे 200 फाइटर्स निकालना ज़रूरी है और उन्होंने कहा था कि उनका सरेंडर दोनों पार्टियों यानी इसराइल और हमास के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा। लेकिन इसराइल से कोई सिग्नल नहीं मिला है कि वो इन फाइटर्स को सेफ रिलीज देने पर तैयार है। टनल का मसला अब सीज फायर के बीच एक नई टेंशन बन गया है। कुछ खबरें यहां से समझ लीजिए और हेडलाइंस देख लीजिए। अल अरेबिया की हेडलाइन है, इसराइल टर्न्स टू न्यू AI सिस्टम टू मॉनिटर सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ आर्मी सोल्जर्स। रिपोर्ट, अब जो है इसराइल AI सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है अपने उन फौजियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपनी एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई, अपनी फौजी एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई वीडियोज़ या फोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। क्योंकि इसराइल का मानना है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ इसराइल पर, वो कई साल की रिसर्च थी हमास की, जिसने इसराइली फौजियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को जांचा परखा, उन पर आने वाली अपडेट्स को लिखा गया, उनके वीडियोज़ और फोटोज़ से वो डेटा जुटाया गया जिससे इस हमले को करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो इसराइल अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है वो तमाम गलतियां जिससे 7 अक्टूबर 2023 की नाकामी उसके लिए एक बुरा सिरदर्द बन गई और बड़ा नुकसान बन गई, उसे अब वो दोहराना नहीं चाहता, इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। मुझे लगता है इसराइल मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी यूट्यूब चैनल पर भी नज़र रख रहा है। आजकल हम और बाकी जो हमारे बिरादरी के लोग हैं जो इसराइल गज़ा कवर करते हैं, वो भी थोड़े नीचे जा रहा है मामला। पता नहीं कहाँ हैं आप लोग, कौन कौन से वीडियो देख रहे हैं। खैर, एक ब्लर फोटो है, एक बच्चा है और मैं स्टिल दे रहा हूँ। वो बच्चा छोटा है, गज़ा का, प्यारा है, कोई नहीं, बारिश में भीग रहा है और उसके हाथ में एक डॉल है, खिलौना, उसी के साइज़ का है लगभग। असल में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बच्ची अपने खिलौने के साथ भाग रही है, वो गज़ा में लगातार हो रही बारिश में भीग रही है। ये बारिश से अपने दोस्त को, उस खिलौने को बचा रही है।
ہر کوئی وہاں کچھ نہ کچھ بچانے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ سب کچھ جو پہلے تباہ ہو چکا تھا، وہ بارش، طوفان، آندھی اب تباہ کر رہی ہے۔ غزہ میں موسم بہت خراب ہے۔ ایک اور بلر فوٹو ایک بچے کا ہی ہے، یہ 13 سال کا لڑکا ہے، حالانکہ سلامت ہے، لیکن یہ اودھ والویل اس کا جو نام ہے، اس کو کفر صبا محلہ ہے کلکیلیا ویسٹ بینک میں، وہاں سے اسرائیلی آکوپیشن فورس اٹھا لے گئی، اور یہ 13 سال کا بچہ ہے۔ اس سے کیا آپ کو خطرہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسٹ بینک میں بھی ظلم اپنے چرم پر، اپنے عروج پر ہے۔ ایک اور فوٹو بتاتا ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز اسٹیبلش اے نیو settlement outpost on Palestinian lands in the town of جامین۔ جامین ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، قصبہ ہے، اور نابلس میں آتا ہے یہ ویسٹ بینک میں۔ یہاں پر اسرائیلی فورس نے ایک اور اپنی چیک پوسٹ بنا لی ہے۔ یہ علاقوں کو لگاتار قبضہ، اب چیک پوسٹ کا مطلب یہ تھوڑی نا جہاں بنی ہے بس وہیں قبضہ ہے، وہاں سے ادھر کلومیٹر، ادھر کلومیٹر، ادھر کلومیٹر، ہلکے ہلکے کر کے یہ چوکیاں بنا کر فلسطینی زمینوں کو قبضانے کا کھیل چل رہا ہے، اور بدستور چل رہا ہے۔ ایک ہیڈ لائن بس لیبنان سے جڑی ہے، یونیسیف کی وارننگ ہے، 1 year into Israel ceasefire, children in Lebanon remain in grave danger. یونیسیف says. ظاہر سی بات ہے کہ جب علاقے تباہ ہوتے ہیں تو بچے اور عورتیں اور بزرگ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں، خاص طور سے بچے، کیونکہ انہیں ایک تو سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، لہذا وہ ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا، ان کے اسکول چھوٹ جاتے ہیں تو ان کی پڑھائیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ان کے فیوچر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ تو 1 سال جو سیز فائر کو ہو چکا ہے اسرائیل سے لبنان کا، اس کے باوجود لبنان میں اب بھی بچے، خاص طور سے سرحدی علاقوں میں جہاں اسرائیل ہر روز بمباری کرتا ہے، وہاں پر اب بھی موت جیسے خطروں سے جوجھ رہے ہیں۔ یہ یونیسیف کا کہنا ہے۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے، جب کسی جگہ پر ایک نسل، ایک بچوں کی نسل جو اگلا فیوچر بن سکتی ہے، وہ خوف زدہ ہے۔ سوچئے کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ ڈرے ہوئے لوگ، اور ڈرے ہوئے لوگ کبھی سنا ہوگا آپ نے، کسی بھی سماج کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔